है इंजीनियर्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और नए धमाकेदार वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है, यह वीडियो हमारी सीरीज का पार्ट 2 होने वाला है, जो कि है लोड कॉम्बिनेशंस एज पर IS 456 और एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। आज के इस वीडियो में हम इंडियन स्टैंडर्ड ने क्या रेकमेंड किया है लोड कॉम्बिनेशंस के बारे में, क्या पार्शियली सेफ्टी फैक्टर्स डिसाइड किए गए लोड कॉम्बिनेशंस के बारे में, जो लोड कॉम्बिनेशंस इंडियन स्टैंडर्ड ने रेकमेंड किए वो किस बेसिस पे किए, लोड कॉम्बिनेशंस ऑफ सर्विसिबिलिटी, लोड कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉलेप्स क्या होता है, और IS 800 में लोड कॉम्बिनेशंस के बारे में क्या दिया गया, उसको आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो लोड कॉम्बिनेशंस कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं, उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि लोड कॉम्बिनेशन एक्चुअल में क्या होता है, उसका डेफिनेशंस क्या होता है। सो लोड कॉम्बिनेशन इज अ सेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड केसेस। जैसा मैंने अपने पास्ट वीडियोस में आपको बताया कि लोड केसेस कौन कौन से होते हैं, वो किस बेसिस पे डिसाइड किए जाते हैं। सो उन सभी लोड केसेस के एक सेट को लोड कॉम्बिनेशंस कहा जाता है, जो कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन को डिफाइन कर रहा होता है, एक सिनारियो को बता रहा होता है कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके स्ट्रक्चर्स पर इतने ये लोड साइमल्टेनियसली एक्ट करेंगे। सो यही सेट को लोड कॉम्बिनेशंस कहा जाता है, जिसको हम अपने स्ट्रक्चरल एनालिसिस में कंसीडर करते हैं। यानी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को कंसीडर करके उस सिचुएशन में क्या होगा, उस बिल्डिंग में या उस स्ट्रक्चर में क्या बिहेवियर आएगा, उसकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ क्या होगी, फिर डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा उस पर्टिकुलर सिनारियो में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उसको हम समझने की ट्राई करते हैं। सो लोड कॉम्बिनेशन बेसिकली कुछ नहीं है, यह सेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड केसेस है, जो कि सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, आपका एक स्ट्रक्चर है और उसमें अर्थक्वेक आया, मतलब फॉर एक इवेंट हुआ जहाँ पे अर्थक्वेक आया। उस इवेंट के टाइम पे आपके स्ट्रक्चर पर डेड लोड पहले से ही प्रेजेंस था, यानी वो एक्ट कर रहा है। साथ में आपके स्ट्रक्चर्स में लाइव लोड्स होंगे, मे बी वो इन अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग्स होंगे या एक्टिव लाइव लोड्स होंगे, जो भी होंगे वो साथ में डेड लोड के साथ ही लाइव लोड भी है। और उसी टाइम पे एक अर्थक्वेक लोड भी आ रहा है। दैट मीन्स these three forces are acting together on your structure simultaneously. So this event yani this situation, so what is the load combination? Dead load plus live load plus earthquake load. तो ये आपका हो जाता है लोड कॉम्बिनेशन। ओके, तो लोड कॉम्बिनेशन क्यों यूज किए जाते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस और डिजाइन में? सिंपल है, वर्स्ट केस कंडीशंस को कंसिडर करने के लिए, स्ट्रेंथ और सर्विसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर के बिहेवियर और डिजाइन को समझने के लिए, रियलिस्टिक कॉम्बिनेशंस ऑफ लोड्स के अंदर हमारा स्ट्रक्चर की सर्विसिबिलिटी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, उसको समझने के लिए, और डिफरेंट लोडिंग सिनारियो में आपका स्ट्रक्चर्स की लाइफ यानी ड्यूरेबिलिटी क्या होगी, यानी फोर्सेस किस तरह बिहेव करेंगे, उस चीजों को समझने के लिए हम लोड कॉम्बिनेशंस का यूज करते हैं। ओके, आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड। ओके, नाउ लोड कॉम्बिनेशंस एज पर IS 456। इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि RCC डिजाइन के लिए 456 यूज किया जाता है, रेनफोर्समेंट कंक्रीट डिजाइन के लिए, उसमें एक टेबल 18 में लोड कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं कि हम RCC स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करने के लिए कौन कौन से लोड कॉम्बिनेशंस यूज करेंगे। इवन उसकी सर्विसिबिलिटी चेक्स के लिए भी कौन कौन से लोड कॉम्बिनेशंस चेक करेंगे। ओके, सो यहाँ पे जो लोड कॉम्बिनेशंस दिए हुए वो दो अलग अलग फॉर्म में दिए हुए, एक है आपका लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और दूसरा है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ओके, सो बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लोड कॉम्बिनेशंस, what are the different types of load combination, let's understand what is the limit state of collapse और limit state of serviceability, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आपका लोड कॉम्बिनेशंस बने हैं और उनकी वैल्यू डिसाइड की गई है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस द बाउंड्री लिमिट, इनकी बाउंड्री लिमिट क्या है कॉम्बिनेशंस की। ओके, तो चलिए समझते हैं इसको डीप में। So now what is the service versus collapse? Means what is the limit state of serviceability and what is the limit state of collapse, and how the load combinations are decided
decided or categorized based on this. Okay, so इस चीज को समझने के लिए हम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के ग्राफ को देखते हैं। सभी मटेरियल्स के अपने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के ग्राफ होते हैं, तो उसी स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ में सभी मटेरियल की अपनी इलास्टिक लिमिट होती है, प्लास्टिक लिमिट होती है, कोलैप्स लिमिट होती है। तो यहाँ पे एक ग्राफ मैंने शो किया है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, जिसमें एक लिमिट है इलास्टिक लिमिट। अब ये लिमिट अब हम सभी को पता है कि क्या होता है इस लिमिट में। जो स्ट्रेस है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस ज्यादा होगा तो स्ट्रेन ज्यादा होगा, जैसे स्ट्रेस कम होगा वैसे स्ट्रेन कम होगा। बट ये एक लिमिट तक होता है, यानी जैसे जैसे फोर्स बढ़ाएंगे स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स हटाया स्ट्रेन हट जाएगा। बट फोर्स बढ़ाते गए और एक बाउंड्री लिमिट आएगी कि उसके बाद क्या होगा कि आपका जो भी एलिमेंट है वो परमानेंट डिफ्लेक्शन में जाएगा। फोर्स बढ़ाएंगे, मेंबर नाउ इलास्टिक लिमिट क्रॉस करके वो प्लास्टिक लिमिट में आ गया, यानी वो प्लास्टिक रीजन में आपका एलिमेंट आ गया, तो वो परमानेंट डिफ्लेक्शन होगा। स्टिल योर एलिमेंट हैव द कैरिंग कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी है आपके एलिमेंट में, बट ये अब एक परमानेंट डिफ्लेक्शन में आ गया। ये परमानेंट डिफ्लेक्शन एक पॉइंट तक रहेगा, उसके बाद कोलैप्स हो जाएगा, यानी वो एक कोलैप्स लिमिट है, यानी वो एक फ्रैक्चर पॉइंट है। I hope you guys understand this. Let's take an example of beam and with combinations of serviceability and collapse limit. तो क्या होता है कि हम जैसे पिछली स्लाइड्स में देखे कि दो कैटेगरी में हमें दिया, एक है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, एक होता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। बेसिकली हमें ये पता है कि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में हम डिफ्लेक्शंस चेक करते हैं और लिमिट स्टेट ऑफ स्टेट में डिजाइन करते हैं अपने मेंबर को। अब वो क्यों करते हैं वो मैं बताता हूँ। सो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, स्ट्रक्चर्स को मैक्सिमम लोड के लिए जो हम डेड लोड लाइव लोड अप्लाई कर रहे होते हैं, जैसे लाइव लोड है वो हम 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगा रहे होते हैं। वो 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या है, वो आपका सर्विसिबिलिटी लिमिट का जो मैक्सिमम फोर्स है उस लोड के लिए हम चेक कर रहे होते हैं। और हमारा जो सर्विसिबिलिटी लिमिट है जैसे कि डेड लोड प्लस लाइव लोड, तो इस टाइम पे हमारा जो मेंबर का डिफ्लेक्शन है वो इलास्टिक लिमिट में, मतलब वो लिमिट में होना चाहिए। ओके, इट इज नॉट बी गोइंग टू बियॉन्ड द लिमिट, बट वी आर डिजाइनिंग आवर मेंबर अप टू द कोलैप्स लिमिट। मींस इन दैट फोर्स जो नॉर्मल स्ट्रक्चर में आने वाले हैं सर्विसिबल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशंस में, तब तक हमारा मेंबर इलास्टिक लिमिट में ही रहेगा। बट इन वर्स्ट कंडीशन, बिकॉज हमारे स्ट्रक्चर्स की लाइफ स्पान काफी ज्यादा होता है, 50 साल तक होता है, तो ये 50 साल के टाइम के दौरान लोड्स बढ़ सकते हैं। वर्स्ट कंडीशन में आपका जो नॉर्मल लोडिंग कंडीशन है उसके कंपैरिजन में 20% ज्यादा हो सकता है या 50% ज्यादा हो सकता है। हम डिजाइन कर रहे हैं 50% ज्यादा को कंसिडर, उस फोर्स को ध्यान में रख के, बट हम जो सर्विसिबिलिटी चेक कर रहे हैं वो नॉर्मल कंडीशंस के हिसाब से ही कर रहे हैं। आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके लिए जो हमारा जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में पार्शियली सेफ्टी फैक्टर होता है वो 1.5 होता है या 1.2 होता है, क्योंकि हम मेंबर के इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड के उसकी कैरिंग कैपेसिटी, उसका एडवांटेज ले रहे हैं अपने डिजाइन में। ताकि हम इससे क्या फायदा हो रहा है, आपका मेंबर जो है उसकी साइज कम हो रही है और उसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। अगर हम सर्विसिबिलिटी लिमिट के लिए अगर मेंबर डिजाइन करने लग जाएंगे तो कम फोर्स में मेंबर की साइज काफी ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि आपका जो मेंबर है वो सर्विसिबिलिटी पॉइंट तक ही फोर्स ले सकता है, ऐसा हम मानेंगे उस टाइम। तो अगर फोर्स उससे ज्यादा आ रहा है तो उस टाइम पे हमारे जो मेंबर की साइज है उसको बढ़ानी पड़ेगी ताकि ये जो इलास्टिक रीजन मेंटेन रहे। बट इन आवर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की डिजाइन में क्या कर रहे हैं हम, सर्विसिबिलिटी हम चेक कर रहे हैं कि हमारा नॉर्मल कंडीशंस में हमारा स्ट्रक्चर इस लिमिट में ही रहेगा, बट इन वर्स्ट कंडीशन फोर्सेस अगर उसके आगे जाता है तो हमारा मेंबर क्रैक होगा या तो साइन शो कर देगा कि ये फेल होगा, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी इमीडिएटली फेल और कोलैप्स होगा। जिससे हम हमारा मेन पर्पस जो हमारे स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू की लोगों ह्यूमन लॉस नहीं हो सकती है, मिनिमम लॉसेस ऑफ जो भी कीमती चीज है या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज है उनका मिनिमम लॉस हो सकता है। ओके, आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस एज पर IS 456। IS 456 कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड कॉम्बिनेशंस रिकमेंड करता है, चलिए उसको समझते हैं। फर्स्ट, डेड लोड प्लस लाइव लोड।
सेकेंड डेड लोड प्लस विंड लोड, and third dead load plus live load plus wind load. Okay, so these three are the different sets that live load recommend कि इसे हमें स्ट्रक्चर एनालिसिस और डिजाइन के लिए कंसिडर करना है। अब लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में अलग पार्शियली सेफ्टी फैक्टर है और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में अलग पार्शियली सेफ्टी फैक्टर है। इसी के बीच में लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में एक और हिडन लोड कॉम्बिनेशंस दिया है। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे, लोड डेड लोड प्लस विंड लोड वाले केस में 1.5 और 0.9 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे एक 0.9 का लोड कॉम्बिनेशन भी आता है जिसे हमें डेड लोड जिसे हमें अपने स्ट्रक्चर के एनालिसिस और डिजाइन के लिए कंसिडर करना पड़ता है, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है कि 0.9 डेड लोड प्लस विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये किस लिए यूज किया जाता है वो हम आने वाली नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं। ओके, सो नाउ जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, IS 456 ने जो डिफरेंट टाइप ऑफ लोड सेट्स रिकमेंड किए एनालिसिस और डिजाइन के लिए, उस कॉम्बिनेशंस को समझते हैं कि उनका क्या मतलब होता है, उनके जो फैक्टर्स है वो किस बेसिस पे डिसाइड हो रहे हैं। तो IS 456 ने 4 अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से लोड सेट दिए हुए, यानी कॉम्बिनेशंस दिए हुए। फर्स्ट वन इज डेड लोड प्लस लाइव लोड, सेकंड वन इज डेड लोड प्लस विंड लोड, third one is dead load, live load, wind load, or fourth one is dead load plus wind load, but the factor of dead load is 0.9. Okay, let's understand the factor of this, यानी सर्विसिबिलिटी के लिए क्या है और स्ट्रेंथ के लिए क्या कॉम्बिनेशंस के फैक्टर डिसाइड हुए। तो उस चीज को समझने से पहले एक चीज समझते हैं हम, हमारा जो बेसिक फंडामेंटल क्या होता है, हमारा पर्पस क्या होता है स्ट्रक्चर डिजाइन का, कि जो स्ट्रक्चर है वो उसके लाइफ ऑफ स्पान तक सर्विसेबल रहे। सर्विसेबल रहने का मतलब उसमें क्रैकिंग ना है, डिफ्लेक्शन विद इन लिमिट हो और ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू लिमिट में रहे। तो सर्विसेबल रहे यानी ये सारे चेक्स हम सर्विसिबिलिटी लोड कॉम्बिनेशंस में चेक करेंगे। और बदकिस्मती से या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ड्यूरिंग इट्स लाइफ ऑफ स्पान, ड्यूरिंग इट्स डिजाइन स्पान जो 50 साल का होता है इन जनरल, उस टाइम पे आपके स्ट्रक्चर में वर्स्ट कंडीशंस में फोर्स की वैल्यू बढ़ सकती है, यानी जो हमने कंसिडर किया हुआ है एक नॉर्मल फोर्स जिसके 100%, उसकी जगह पे वो 150% बढ़ सकता है। तो उस टाइम पे भी हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं होना चाहिए, या वी आर अलाउइंग टू डिफ्लेक्ट इट, यानी वो सर्विसिबिलिटी लिमिट क्रॉस करे बट इफ कोलैप्स ना हो, जैसा मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के ग्राफ में। लेट्स अंडरस्टैंड डेड लोड प्लस लाइव। अब यहाँ पे डेड लोड प्लस लाइव लोड ये ग्रेविटी लोड केस है, इसको ग्रेविटी लोड कॉम्बिनेशन बोलते हैं और ये नॉर्मल कंडीशन है। ये कौन सी सिचुएशन डिफाइन कर रही है कि जब इन जनरल क्या होता है कि स्ट्रक्चर पे कौन कौन से फोर्स साइमल्टेनियसली एक्ट हो रहे होते हैं, दैट इज द डेड लोड प्लस लाइव लोड। यही फोर्स साइमल्टेनियसली एक्ट हो रहे होते हैं। वन मोर फोर्स एक्ट हो रहा होता है साइमल्टेनियसली, दैट इज विंड लोड, बट द इंटेंसिटी ऑफ विंड इज वेरी लो, that's why the forces is also negligible and still हमारा जो मेन पर्पस है ये है कि हमारे स्ट्रक्चरल की एनालिसिस और डिजाइन करके उसको सर्विसेबल रखना। तो एक कंडीशन हो जाता है ग्रेविटी लोड केस। ग्रेविटी लोड केस में डेड लोड की वैल्यू अब हमने 100% कंसिडर की और लाइव लोड की वैल्यू भी 100% कंसिडर की। 100 ड्यूरिंग इट्स 50 ईयर ऑफ लाइफ स्पैन। डेड लोड सेम ही रहने वाला है क्योंकि जो हम डिजाइन कर रहे हैं वही एट द एंड रहेगा, ऐसा हम मान रहे। देयर इज नो चेंजेस, डेड वेट ऑलवेज सेम 100% रहने वाला है। नाउ द लाइव लोड। अब लाइव लोड जो है वो हम 100% कंसिडर कर रहे हैं। नाउ 100% का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग का लेते हैं और एक रूम का लेते हैं। एक रूम में 100% लाइव लोड का मतलब हुआ 100% रूम ऑक्यूपाइड है लाइव थिंग से या फिर लाइव लोड से। तो हम ऐसा मान रहे हैं कि इन 50 साल में क्रिटिकल कंडीशंस हो सकता है कि हमारा जो डेड लोड भी 100% हो और लाइव लोड भी 100% हो। तो इस टाइम पे हमारा स्ट्रक्चर सर्विसेबल है या नहीं है, यानी हमारा स्ट्रक्चर इलास्टिक लिमिट में है या नहीं है, उसके लिए हम चेक कर रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में हम अपने एलिमेंट को किस कंडीशन के लिए डिजाइन कर रहे हैं? हम डिजाइन कर रहे हैं वर्स्ट कंडीशन के लिए कि हमारा स्ट्रक्चर वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकता है। तो वर्स्ट कंडीशन ये हो सकता है कि 50 साल के दरमियान आपका जो डेड लोड है वो किसी भी कारण से
50% बढ़ सकता है और साथ ही साथ 50% लाइव लोड भी बढ़ सकता है। यानी डेड लोड फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो आपने डिजाइन किया उसकी जगह पे कुछ और ही कंस्ट्रक्ट हो गया और आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू या कुछ अदर डेड वेट ऐड हो गए स्ट्रक्चर में ड्यूरिंग दिस 50 ईयर ऑफ लाइफ स्पान। और इसी टाइम पे लाइव लोड भी एक ऐसा पॉइंट आ रहा है कि उस टाइम पे आपका स्ट्रक्चर में लाइव लोड जो है वो भी जो उसकी कैपेसिटी है 100% की कैपेसिटी की जगह पे 50% 150% कैपेसिटी आ गई उस रूम के अंदर, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या कोलैप्स तो नहीं हो रहा है। इस चीज का एंश्योर कर रहे हैं हम इस स्ट्रेंथ कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंगली कि 50% ज्यादा लोड तक हमारा स्ट्रक्चर बियर कर जाएगा, बट नाउ ये परमानेंट डिफ्लेक्शन उसमें आ जाएंगे। ओके, वी आर अलाउिंग टू डिफ्लेक्ट बट ह्यूमन लॉस नाउ, इसलिए हम उसको डिजाइन कर रहे हैं ज्यादा लोड में। अब ये जो फैक्टर की वैल्यू है 50% की जगह 40 भी हो सकता था, 60% भी हो सकता था, तो ये किस बेसिस पे डिसाइड हो रही है? तो ये जो है ये अगेन द रिसर्च पार्ट, साइंटिस्ट इंजीनियर्स के रिसर्च पे उनकी स्टडी के अकॉर्डिंगली डिफरेंट मैथमेटिक्स फॉर्मूला, probability, occurrence of situations, possibility, मैथमेटिक्स के जो मीन, स्ट्रेस, स्टैंडर्ड डेविएशन, उन सब के ऊपर से एक फैक्टर वैल्यू डिसाइड की जा रही है, जो यहाँ पे आपको दिख रही है कि डेड लोड प्लस लाइव लोड के केसेस में 1.5 डेड लोड लाइव लोड हमें कंसिडर करना है। सेम दूसरा जो सिनारियो है, जो दूसरी सिचुएशन है, वो है डेड लोड प्लस विंड लोड। अब डेड लोड प्लस विंड लोड की क्या सिचुएशन है, ये मतलब ये कौन सी सिचुएशन है उसको समझते। फॉर एग्जांपल आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा है या कंस्ट्रक्ट हो चुका है बट इट इज नॉट यूजेबल राइट नाउ, तो उस कंडीशन में आपका बिल्डिंग पे मान लेते कि विंड एक्ट हो रही है वो 100% पीक पे आ गई, तो आपका स्ट्रक्चर सर्विसेबल रहना चाहिए, कोलैप्स नहीं होना चाहिए। तो उस चीज का जो सिचुएशन है वो ये दूसरा लोड कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई या डिफाइन करता है। इसको जनरली विंड लोड लोड कॉम्बिनेशन कहते हैं क्योंकि इसमें विंड लोड डोमिनेट करता है। ओके, तो ऑब्वियसली आपका डेड लोड 100% ही रहने वाला है ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पान तक, चेंज नहीं हो रहा है, और विंड लोड उसके मैक्सिमम पीक पे आ गया, जो हम राइट नाउ कंसिडर कर रहे हैं उसके मैक्सिमम पीक पे आ गया, उस टाइम पे हमारा स्ट्रक्चर सर्विसेबल रहना चाहिए। ओके, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। नाउ वी आर डिजाइनिंग फॉर 1.5 डेड लोड। ओके, ऑब्वियसली क्योंकि 50 साल के टाइम पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके लोड्स बढ़ सकते हैं, विंड लोड भी बढ़ सकता है, जो हम आज के टाइम पे कंसिडर कर रहे हैं। नेक्स्ट 50 साल में क्या पता विंड उस जो लिमिट है आज तक की रिकॉर्ड लिमिट है उससे भी ज्यादा हो सकता है, तो उस टाइम पे हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर डिसाइडिंग फॉर दिस लोड कॉम्बिनेशंस, दैट इज 1.5 डेड लोड प्लस और माइनस 1.5 विंड लोड। इसमें जो प्लस और माइनस की साइन है वो डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, जो तीसरा लोड सेट है दैट इज डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड। नाउ इस लोड सेट को मैं रियलिस्टिक या नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो लोड कॉम्बिनेशंस मतलब जो सिचुएशन है वो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर्स पर डेड लोड है, लाइव लोड भी रहता है और विंड लोड भी साइमल्टेनियसली एक ही सिचुएशन पे हमेशा एक्ट कर रही होती है। इसको रियलिस्टिक लोड केस कहते हैं। इस केस में जो फैक्टर है, अब आप एक चीज नोटिस करो इसमें कि जो डेड लोड का फैक्टर है वो 100% है सर्विसिबिलिटी लोड कॉम्बिनेशन में, बट जो लाइव लोड का कॉम्बिनेशन है वो 0.8 है और विंड लोड का कॉम्बिनेशन भी 0.8 है। ना वो क्यों है? ओके, उस चीज को हम समझने की ट्राई करते हैं, डिकोड करने की ट्राई करते हैं। ऑब्वियस बात है कि जो स्ट्रक्चर का डेड वेट है, यानी जो हमने डिसाइड किया है कि कॉलम की साइज ये है, बीम की साइज ये है, स्लैब की साइज है, वो 50 साल तक चेंज नहीं हो रही, वो सेम है। लाइव लोड और विंड लोड, अब ये दोनों जो लोड है दोनों वेरिएबल है। ओके, दोनों लोड वेरिएबल है, यानी हर टाइम पे ये दोनों मैक्सिमम नहीं रहते, तो जरूरी नहीं है कि जब आपका लाइव लोड हो पीक पे हो उस टाइम पे आपका विंड लोड भी पीक पे हो। जैसा हमारा इसमें कैसे डेड लोड प्लस लाइव लोड दोनों पीक पे, तो इसमें विंड लोड नहीं है। इस केस में विंड लोड पीक पे, इसमें लाइव लोड नहीं है, बट जब हम कंसिडर कर रहे हैं कि लाइव लोड भी है और विंड लोड भी है, तो इस केस में जरूरी नहीं है कि दोनों पीक पे हो या फिर एक पीक पे हो उसी टाइम पे लाइव लोड विंड लोड भी पीक पे हो, या
मतलब वैल्यू चेंज हो सकती है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, इसमें एक क्या होता है कि इन दोनों वेरिएबल लोड है उनका एवरेज कंसिडर किया जाता है फैक्टर के तौर पे, यानी दोनों वेरिएबल लोड उनकी नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा है बट पिक पे नहीं है, लाइव लोड और विंड लोड। सो डेड लोड इसमें 100% रहेगा बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। अब लाइव लोड 0.8 कंसिडर कर रहे हैं और विंड लोड भी हम 80% ही कंसिडर कर रहे हैं। हम ऐसा मान रहे हैं कि लाइव लोड नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है, यानी और विंड लोड भी थोड़ा ज्यादा है। और सेम वन स्ट्रेंथ में भी 1.2 डेड लोड है, प्लस 1.2 लाइव लोड है, प्लस और माइनस 1.2 विंड लोड है। ओके, नोट ये एक चीज ये ध्यान रखना कि अब जब हम अर्थक्वेक कंसिडर करेंगे तो उस टाइम पे विंड लोड रिप्लेस हो जाएंगे अर्थक्वेक लोड से। अब एक चौथा भी लोड कॉम्बिनेशन आता है, दैट इज 0.9 डेड लोड प्लस और माइनस 1.5 विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। अब ये कॉम्बिनेशन क्यों बना है, ये अगेन इस चीज को आप नोटिस करोगे तो दिस इज नॉट फॉर सर्विसिबिलिटी, दिस इज ओनली फॉर द डिजाइन। तो हम क्या इस कॉम्बिनेशन का जो नेमिंग है दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ ओवर टर्निंग एंड अपलेट। आप समझते हैं, इसको डिकोड करने की ट्राई करते हैं। क्या होता है कि इन जनरल ऐसी भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका जो डिजाइन किया हुआ डेड लोड है उससे आपका डेड लोड एक्चुअल में कम है साइट पे, या फिर ड्यूरिंग लाइफ ऑफ स्पान आपका डेड लोड जो पहले था उसके कंपैरिजन में अब कम हो गया। स्ट्रक्चर का डेड वेट कम हो जाने के कारण क्या होता है कि आपका स्ट्रक्चर लाइट हो, जब हॉरिजॉन्टल फोर्स या जैसे कि विंड स्ट्रक्चर पर एक्ट करेगा, स्ट्रक्चर का रेजिस्टिंग फोर्स दैट इज डेड लोड कम हो जाने के कारण आपके स्ट्रक्चर्स के चांसेस है कि वो ओवरटर्न कर जाए या अपलिफ्ट कर जाए। तो उस चीज का भी हम एंश्योर करते हैं, उस चीज का भी हम गारंटी देते हैं कि ड्यूरिंग दिस लाइफ ऑफ स्पान 50 ईयर हमारा स्ट्रक्चर ओवरटर्न नहीं होगा, भले ही उसका डेड लोड कम भी हो जाता है, यानी 10% लोड कम भी हो जाता है। तो इसके लिए ये लोड कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है स्ट्रक्चर के ओवर टर्निंग एंड अपलिफ्ट को ध्यान में रखने के लिए। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। यहाँ पे जो भी मैंने चीजें बताई है वो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताई है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी मैं जानना चाहूंगा लोड कॉम्बिनेशंस के बारे में, डिफरेंट लोड सेट्स के बारे में। कमेंट करें उस चीज को, हम उस चीज को समझेंगे, शेयर करेंगे नॉलेज को एक दूसरे के साथ। आई होप ये आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगा होगा, और कंफ्यूजिंग भी लगा होगा तो प्लीज कमेंट इट। नेक्स्ट वीडियो में हम उस चीज को ट्राई करेंगे रिजोल्व करने की, और अगर आपका भी कोई क्लैरिफिकेशन है तो उसको भी कमेंट करें, उस चीज को भी हम ध्यान में रखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में और अपने एनालिसिस और डिजाइन के फ्यूचर में। ओके, और अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाइयों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट कर देना। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ बिल्डिंग की बिल्डिंग के केसेस में लोड कॉम्बिनेशंस कैसे होते हैं एज पर IS 456 एंड व्हाट आर द डिफरेंट लोड केसेस दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर। लोड केसेस कौन कौन से हो सकते हैं बिल्डिंग के केस में, एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग के केस में, दैट इज डेड लोड। लाइव लोड वेरी करता है, 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम है, ज्यादा है, ये अकॉर्डिंगली सिस्मिक मास के अकॉर्डिंगली ये लोड केस डिफरेंशिएट हुए रूफ लाई लोड। इसके बाद आता है सिस्मिक फोर्स ऑब्वियसली, देन विंड लोड एंड अदर कोई हो सकता है तो हो सकता है, बट मेजरली यही लोड कॉम्बिनेशंस होते हैं बिल्डिंग के डिजाइन में। तो उसके कैसे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में डेड लोड प्लस 0.8 विंड लाइव लोड प्लस 0.8 अर्थक्वेक एक्स माइनस अर्थक्वेक एस प्लस अर्थक्वेक जेड माइनस अर्थक्वेक जेड, ईच एंड अदर मतलब वो प्लस माइनस हो रहा है, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज हो रही है। फर्स्ट डायरेक्शन में फ्रंट से फोर्स लगा, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में जो फोर्स का डायरेक्शन है वो बैक से लग रहा है। सेम कॉम्बिनेशन लाइव लोड में भी आ जाएंगे, सॉरी सेम कॉम्बिनेशन विंड लोड में भी आ जाएंगे कि डेड लोड प्लस 0.8 लाइव लोड प्लस 0.8 विंड लोड एक्स। ओके, तो ये इसके 4 सेट बनेंगे और उसके बाद अगेन 4 सेट कि डेड लोड प्लस अर्थक्वेक एक्स, डेड लोड माइनस अर्थक्वेक एक्स, डेड लोड प्लस अर्थक्वेक जेड, डेड लोड माइनस अर्थक्वेक जेड। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस बनेंगे आपके लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में। वहीं जो नेक्स्ट है वो है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में क्या कौन से बनेंगे, जनरली 4 सेट IS 456 ने दिए हुए, उसी के अकॉर्डिंगली कॉम्बिनेशंस बनेंगे 1.5 डेड लोड का, फिर 1.2 डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक एक्स और विंड फोर्स, उसके 4 बनेंगे। सभी डायरेक्शंस के वाइज कैटेगराइज किए हुए अलग हो रहे हैं। फिर 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड और 1.5 डेड लोड प्लस विंड लोड,
ये भी डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन इसका भी बनेगा। और नेक्स्ट जो आता है 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 अर्थक्वेक, इसके भी डायरेक्शन के हिसाब से 4 अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। इसका अगर आप चाहो तो स्नैप ले सकते हो, या फिर ये पीपीटी मैं अपनी वेबसाइट पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लेना, आपको इजी रहेगा। ओके, अगर हम बिल्डिंग विथ टेम्परेचर ले, यानी टेम्परेचर लोड को काउंट करें, टेम्परेचर का इफेक्ट कंसिडर करें। नाउ ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये एनवायरमेंटल टेम्परेचर की बात है। ओके, तो उसमें क्या कॉम्बिनेशंस होंगे? तो सिंपली हम जो टेम्परेचर की इफेक्ट है वो कितनी कंसिडर करेंगे? तो सिंपली जितना पार्ट ऑफ डेड लोड है उतना ही फैक्टर टेम्परेचर लोड में रहेगा, एज सिंपल एज दैट। पीपल्स आर डूइंग कि टेम्परेचर 100% ही लेते हैं बहुत से कंडीशंस में। नाउ अब ये एक डिबेटेबल पॉइंट है कि कितना लेना चाहिए, नेवर एंडिंग टॉपिक है। बट मेरा लॉजिक ये कहता है, या मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? दैट इज एरिया ऑफ योर स्ट्रक्चरल एलिमेंट। आपका स्ट्रक्चरल एलिमेंट का जो एरिया है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आप एरिया बढ़ा रहे हो मीन्स डेड लोड बढ़ा रहे हो, तो आपका टेम्परेचर भी लोड बढ़ सकता है। ऑब्वियस बात है कि टेम्परेचर लोड आपके डेड लोड पे ही डिपेंड कर रहा है, तो बढ़ेगा। तो उसका फैक्टर कितना होने वाला है? जितना आपका डेड लोड का फैक्टर है उतना ही आपका टेम्परेचर लोड का भी फैक्टर रहेगा। ओके, तो ये जो टेम्परेचर लोड का फैक्टर है या टेम्परेचर लोड है, सभी कॉम्बिनेशंस में ऐड हो जाएंगे, जैसा आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसी अकॉर्डिंगली आपके सारे लोड कॉम्बिनेशंस बनेंगे। नाउ द नेक्स्ट, कि बिल्डिंग विथ स्नो, आपके बिल्डिंग में स्नो लग रहा है तो उस कंडीशंस में क्या होगा? तो सिंपल क्या होगा, आपका जो स्नो है, आपका जो रूफ लाई लोड है वो रिप्लेस कर देगा स्नो लोड से। बिकॉज रूफ पे स्नो लोड रहेगा तो उस टाइम पे रूफ पे लाई लोड नहीं रहेगा। ओके, तो उसके कॉम्बिनेशंस जो भी लोड सेट है वो मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने अब इस यहाँ पे मैंने सिर्फ लोड सेट्स बनाए हुए कि कौन कौन सी कंडीशंस बनेगी, उसके अकॉर्डिंगली उसके कॉम्बिनेशंस बनेंगे। जैसे 1.2 डेड लोड प्लस लाई लोड प्लस लाई लोड रूफ लाई लोड प्लस माइनस अर्थक्वेक और विंड। नाउ अब इसमें भी डायरेक्शन वाइज अलग अलग चार कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। सेम सर्विसिबिलिटी के भी कॉम्बिनेशंस रहेंगे, सिर्फ आपका स्नो लोड रिप्लेस कर देगा रूफ लाई लोड को। ओके, so I hope guys you are enjoying this video or understanding what I am telling. And now the next slide, that is load combinations as per IS 800, यानी इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स के लिए या फिर शेड के लिए या फिर स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए कौन से लोड कॉम्बिनेशंस हमें कंसिडर करने चाहिए डिजाइन में। तो उसके लिए IS 800 में टेबल 4 में दिया हुआ है, सारे लोड सेट्स दिए हुए हैं, यानी सारी सिचुएशंस दी हुई है। लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ में यानी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में उन सिचुएशंस में आपको पर्टिकुलर लोड्स के क्या फैक्टर कंसिडर करने हैं वो दिए हुए, और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में क्या फैक्टर दिए हुए वो दिए हुए हैं। ओके, तो नाउ अब यहाँ पे आप दो चीज देखने को आपको मिलेगी, दैट इज लीडिंग और ओपनिंग। तो उसके अकॉर्डिंगली आपके लोड कॉम्बिनेशंस बनेंगे, यानी लीडिंग यानी जो आपका मेन लोड कंपोनेंट है, और अकम्पैनिंग यानी जो अनदर लोड कॉम्बिनेशन है, यानी उस लोड कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल आपने अगर डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस क्रेन लोड लिया, एक टाइम पे आपका जो लीडिंग होगा वो लाइव लोड होगा, और एक टाइम पे आपका लीडिंग हो सकता है क्रेन लोड। तो जब आपका लीडिंग लाइव लोड होगा तो उस टाइम पे आपका फैक्टर 1.5 रहेगा, और जब आपका लीडिंग लोड क्रेन लोड रहा तो उस टाइम पे आपका क्रेन लोड का फैक्टर 1.5 रहेगा और लाइव लोड का फैक्टर 1.05 रहेगा। तो इस हिसाब से आपके लोड कॉम्बिनेशंस बनेंगे यहाँ पे। ER जो लोड कॉम्बिनेशन है वो इरेक्शन लोड का है, और AL जो है वो एक्सीडेंटल लोड है। ऑब्वियस बात है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, इक्विपमेंट आ रहे हैं इक्विपमेंट जा रहे हैं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी एक्सीडेंटल लोड होने की, तो इसलिए यहाँ पे एक्सीडेंटल लोड का भी एक लोड केस ऐड किया हुआ है। तो देखते हैं कि कैसे बनेंगे सेड के लोड कॉम्बिनेशंस और अदर स्ट्रक्चर्स के लिए। तो बेसिकली सेट के स्ट्रक्चर्स में जो लोड डिफरेंट टाइप ऑफ लोड केसेस कौन कौन से हो सकते हैं, दैट इज डेड लोड, क्रेन लोड,
लाई लोड सिस्मिक एक्स डायरेक्शन, सिस्मिक जेड डायरेक्शन, विंड प्लस एक्स डायरेक्शन, wind minus direction, that is depend on directions and maintenance load. ओके तो अगर हम लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की बात करें तो उसमें जो लोड कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो होंगे डेड लोड प्लस लाई लोड प्लस मेंटेनेंस लोड, डेड लोड प्लस 0.8 लाई लोड प्लस 0.8 मेंटेनेंस लोड प्लस 0.8 अर्थक्वेक और विंड लोड। और जो नेक्स्ट लोड कॉम्बिनेशन होगा वो डेड लोड प्लस डेड लोड ऑफ क्रेन प्लस अर्थक्वेक और विंड लोड। यानी डेड लोड है आपके स्ट्रक्चर का, क्रेन आपकी रेस्ट कंडीशन में यानी वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, इसके लिए मेंटेनेंस लोड नहीं ऐड किया, खाली डेड लोड ऑफ क्रेन है और साथ में अर्थक्वेक अपने 100% पीक पे है। नाउ अगर स्ट्रेंथ में आते हैं तो कौन से कैसे फैक्टर होंगे, दैट इज 1.5 डेड लोड, 1.5 मेंटेनेंस लोड। यानी अब इस कंडीशन में आपका जो मेंटेनेंस लोड लीडिंग है और जो 1.05 लाई लोड जो अदर लाई लोड है, यानी क्रेन का लोड आपका लीडिंग है और जो अदर लाई लोड है वो 1.05 हो रहा है। इसका एक और कॉम्बिनेशन बनेगा जिसमें 1.5 लाई लोड होगा और क्रेन का लोड 1.05 होगा। अब आपका वर्स्ट, अब इसको आप टैकल कर सकते हो कि जो वर्स्ट कंडीशन होगा वही बनाओगे और उसी को एनालिसिस करेंगे ताकि हमारा टाइम बचेगा, और क्योंकि लॉजिकली जा सकते हैं हम इन कॉम्बिनेशंस में। जो नेक्स्ट आता है वो 1.2 डेड लोड प्लस 1.2 मेंटेनेंस लोड, 1.05 लाई लोड प्लस और माइनस 0.6 अर्थक्वेक और विंड लोड। सेम ऐसे 1.2 के एक और लोड कॉम्बिनेशंस बनेंगे और जिसमें आपका अर्थक्वेक 1.2 है। और नेक्स्ट जो लोड कॉम्बिनेशन दैट इज 1.5 डेड लोड प्लस डेड लोड 1.5 टाइम्स डेड लोड ऑफ क्रेन और प्लस अर्थक्वेक और विंड लोड। और जो लास्ट होता है ओवर टर्निंग वाला कॉम्बिनेशन दैट इज 0.9 डेड लोड प्लस 0.9 डेड लोड ऑफ क्रेन, या फिर डेड लोड ऑफ क्रेन 100% हो सकता है, और माइनस 1.5 और विंड लोड। मेंटेनेंस लोड इज अ लोड ऑफ क्रेन इन वर्किंग कंडीशन विच इंक्लूड द क्रेन डेड प्लस लाई लोड। ओके तो ये डिफरेंट केसेस होते हैं जिनके ऊपर से लोड कॉम्बिनेशन बनेंगे। ओके सो कुछ इस प्रकार से आपका लोड कॉम्बिनेशन होता है इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स में। अगर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की बात करें तो 100% डेड लोड, लाई लोड, पाइपिंग एम्प्टी, इक्विपमेंट एम्प्टी, मेंटेनेंस लोड और बंडल पुल लोड। डेड लोड प्लस पाइपिंग एम्प्टी, इक्विपमेंट एम्प्टी, 0.8 लाई लोड, मेंटेनेंस लोड, बंडल पुल लोड और 0.8 लोड। तो इस चीज को आप वीडियो पोस्ट करके देख सकते हो, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो कमेंट करना वीडियो में। मैं चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ा कम ज़्यादा लंबा ना बने ताकि सही से आप लोग एंजॉय कर सके इस वीडियो को, ज़्यादा बोरिंग ना समझे। अगर वीडियो बोरिंग भी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करना, नेक्स्ट टाइम उस चीज़ का भी हम केयर टेक करेंगे। सो वीडियो इधर ही ख़त्म हो रही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने एंजॉय किया रहेगा। सो अगेन वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट को वीडियो हमारा होने वाला है लोड कॉम्बिनेशन ऑन ASC 722। वीडियो काफी फायर होगा, आग लगा देगा, तो वीडियो के साथ जुड़े रहे, इस सीरीज के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू गाइस।